हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सचिन तोमर और हम हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी ट्री 4.0 से पहले बिहार सरकार बिहार एस्टेट लेने जा रही है, जिसका संभावित नोटिफिकेशन अभी इसी महीना मई में आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है। तो इसी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस एक छोटी सी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से समय में। देखिए, इस एग्ज़ाम को जो लेता है वो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और इसे बिहार एस्टेट कहते हैं, आप सबको पता ही है। अब सिचुएशन ये है कि ये एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है और एमसीक्यूज होते हैं, सबको पता है। इस एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी संख्या 150 है। मगर इसमें आपको एक और बात नोट करनी है कि किसी भी गलत जवाब के लिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको करीब 150 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और कोई क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सीबीटी एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका। और ये www.secondary.biharboardonline.com यहाँ जाके आप इसका नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में देखोगे और फॉर्म भी आप यहीं पर फिल कर दोगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी है कि टोटल जो मार्क्स हैं और टोटल जो क्वेश्चन हैं वो दोनों ही 150 हैं। और मज़ेदार बात यह है कि बिहार बोर्ड आपको इसके लिए टोटल टाइम भी 150 ही देता है। तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होता है उसको सोल्व करने के लिए। मगर हाँ, आपको एक और बात समझनी है और वो ये कि चूंकि ये सीबीटी मोड में है और एग्ज़ाम कई दिनों में लिया जा सकता है, इसीलिए कुछ सेट जो होते हैं वो इजी हो सकते हैं, कुछ सेट कंपैरेटिवली हार्ड हो सकते हैं। इसी वजह से इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो नॉर्मलाइजेशन पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हम आज जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो है बिहार एस्टेट का पेपर 2। तो ये सारे पेपर्स हैं जिसके माध्यम से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, यानी कि ये भाषा और कुछ अपने वो ही जो आम सब्जेक्ट होते हैं साइंस के हैं, कुछ एसएसटी वाले भी हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स इसमें मौजूद हैं, आप लोग देख लोगे। और अब आपके लिए बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम होने का मतलब ये है कि आपने बस एक लेवल गेन करना है और इसमें कॉम्पिटिटर या कंपटीशन जैसी कोई बात नहीं है कि आपको दूसरे से आगे निकलना है। तो इसमें चूंकि अगर आप कैटेगरी जनरल में आते हैं तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50%, यानी कि टोटल 75 मार्क्स। चूंकि 150 मार्क्स का एग्जाम है तो 75 मार्क्स, ये 50% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। और बाकी सब के लिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, पीडब्ल्यूडी वाले हो, इनके लिए 40% मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। अब चूंकि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को 11th-12th के लिए, यानी कि उच्च माध्यमिक पेपर होगा, और ये एक्चुअली 25 कर लीजिए, इसको 25 है ये। तो इसका जो सिलेबस है हमारे पास हिस्ट्री का 11th-12th, तो इसका जो सिलेबस है हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, हिस्ट्री जो आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा, इस मेन सब्जेक्ट आपका ये 100 मार्क्स का होगा और बाकी टीचिंग मेथड 50 नंबर का आपका टीचिंग मेथड वगैरह बाकी उसमें सेकंड पार्ट में होगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, एज यूजुअल हम हड़प्पा सिविलाइजेशन इसमें पढ़ रहे होंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम बात करेंगे
कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंड क्या है। जैसा इसका मीनिंग ये है कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से था। हड़प्पा सभ्यता भारत के कितने भूभाग पर फैली हुई थी, और इसकी टाउन प्लानिंग, सोसाइटी, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती थी, इनका धार्मिक व्यवस्था क्या थी, और हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसके प्रमुख कारण क्या थे, ये हम इसने पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे मौर्यन एज, यानी कि मौर्य काल। अब मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हमारे, अशोक का धम्म हो गया। मौर्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, कला और इसका प्रशासन और इसके पतन होने के प्रमुख कारण क्या है, ये हम इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ लेंगे। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो रिनेसेंस है, यानी कि पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण के कारण क्या थे, इसके अलग अलग चरण क्या हुए, इसकी प्रकृति क्या थी, और समाज पर इस पुनर्जागरण के प्रभाव क्या हुए, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। फिर आ जाएंगे हम हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, और कौन कौन से किस इलाके में उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं हम दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य राज राजा और राजेंद्र चोल से लेकर और उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक, और उसने जितनी भी ये टोटल अचीवमेंट्स की थी, यहां हम प्राचीन भारत में एंट्री मार जाएंगे, समाप्ति की ओर चलेंगे। और वापस थोड़ा सा एंट्री करेंगे यहाँ यूनिट 7 में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होने वाली जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसके कारण, इसकी प्रकृति और इसके जो सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम विशेष तौर पर बात करेंगे। रही बात यूनिट 8 की, यूनिट 8 में हम वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध। और यूनिट 9 होगी हमारी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे 1206 से लेकर 1290 तक, और जिसमें हम विशेष तौर पर ज्यादा जोर फोकस रखेंगे वो इल्तुतमिश और बलबन पर ज्यादा फोकस रखेंगे। और फिर सीधे हम एंट्री मारेंगे अकबर पर। ठीक है, मुगल काल में एंट्री हो जाएगी, अकबर के बारे में बात करेंगे, इनके राजपूतों के साथ क्या संबंध थे, धार्मिक नीति क्या थी, और जो राष्ट्रीय मोनार्क था, नेशनल मोनार्क जो था अकबर का, उसके बारे में हम बात करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, यानी कि हम थोड़ा आधुनिक भारत की ओर अग्रसर करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब अंग्रेज अपनी पावर एस्टेब्लिश करते हैं हिंदुस्तान में, ये दो प्रमुख लड़ाइयां जो अक्सर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं आपके हिस्ट्री के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके सर्कमटेंसेस, कोर्स और सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, इसके कारण, प्रकृति और इसके जो प्रमुख इफेक्ट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द यूनिट 13, जो इसकी यूनिट 13वीं यूनिट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और 13वीं यूनिट में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, किसने की, क्यों की, ये सारा का सारा हम यहाँ, इसके अर्ली फेजेस कौन से होंगे, इसके प्रमुख नेता किस किस प्रकार के हैं, वो सब हम यूनिट 13 में पढ़ेंगे। और एक यूनिट कहीं मिस है, एक यूनिट और है हमारे पास, यूनिट 15, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, कैबिनेट मिशन प्रपोजल एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो देखो, हम एक और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की आजादी की लड़ाई, और इसमें भारतीय संविधान सभा को एस्टेब्लिश कराने में अपना ड्राफ्ट देने वाले कैबिनेट मिशन के बारे में हम बात करेंगे। और भारत के जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, इसके बारे में विशेष तौर पर बात होगी। नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट्स, और तब हम बात करेंगे देशी रियासतों के बारे में और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो अगर हम इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो ये टोटल आपका हिस्ट्री का टोटल सिलेबस है। और ये हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ये मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से कराने वाला हूं। तो जैसा मैंने कहा कि इसका जो नोटिफिकेशन आप लोग देखने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन आप देखोगे मई के आसपास में, यानी कि अभी मई ही चल रहा है, तो इसी महीने में आप इसका नोटिफिकेशन देख लोगे। और जो इसकी संभावित एग्जाम डेट है, इसका एग्जाम
देखो पहली बार क्या था कि इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा लंबा समय लिया नहीं गया था, मतलब करीब करीब मान के चलो 1.5 महीना, 1.5-2 महीने के आसपास। तो जुलाई भी आप मान के चलो कि जुलाई में भी फर्स्ट वीक के आसपास आपको, फर्स्ट वीक में आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है का मतलब ये है कि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करें। आपने सिलेबस देख ही लिया है और सिलेबस अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप इंतजार करोगे तो पहली तो बात, आपका सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको फिर उसे रिवीजन भी करना है। तो ये सारी चीजें करने में आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, और इस वक्त के लिए आपको अभी इसी वक्त क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एक क्विक डिसीजन। और क्विक डिसीजन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक बैच परचेज करना है, बिहार एस्टेट वाला। और ये मेरा नंबर आप लोग लिख लीजिए, 8178133351। ये मेरा नंबर है। आपको किसी भी बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या इस एग्जाम से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डायरेक्ट इस पर मुझे व्हाट्सएप छोड़ सकते हो। तो ये मेरे पास अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर और गुड डे सभी को।